की धर्म के नाम पर उन्होंने कहा ये होली लैंड है, यहाँ पर बस जाइए। यहूदियों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद में इजराइल की स्थापना हो गई। तो अगर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट ना बना होता तो वहां यहूदी इस तरह से पहुंचे ना होते, ना ही इजराइल बना होता और ना ही ये फिलिस्तीन से विवाद होता। इस पूरे मसले पर आज बात करने के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और धारदार वक्ता सौरभ दुबे जी हैं। हमास को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसके पहले तालिबान को भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा था, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद सब उसको सम्मान देने लगे, उसकी मदद करने लगे। तो ये आतंकी संगठन की परिभाषा क्या है? क्या अमेरिका जिसको कह दे वो आतंकी संगठन हो जाता है? बहुत अच्छी बात बोली आपने। दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और आतंकी संगठन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। एक देश के लिए एक आतंकवादी होता है तो दूसरा देश उसे अपना सेनानी बताने लगता है। सबसे पहले जो विश्व व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था को माकूल रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। मैं जहां तक जानता हूं जो यूएन की भूमिका रही है गत वर्षों में, वो यूएन की भूमिका कुछ अच्छी नहीं रही। यूएन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी देश है सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अब चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हो या दूसरे कोई आधार हो। इसके अलावा यूएन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो गिने चुने 4-5 देश मिलकर ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भारत को भी बराबर का प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर देना चाहिए। भारत लगातार इसकी मांग उठाता रहा है, लेकिन जब बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो जिसकी मर्जी चाहे उसे आतंकी संगठन घोषित कर दे, जिसकी मर्जी चाहे जिसे जो है बड़ा अच्छा और भला संगठन घोषित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। यूरोपियन यूनियन ने हालांकि हमास को घोषित कर रखा है आतंकी संगठन, लेकिन हमें विश्व व्यवस्था में कहीं ना कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि यहां भी मैं यूएन का ही दोष मानता हूं, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार एक अगर हम बंटवारे की स्थिति देखें, आप जब भारत का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग दिशाओं में थे, ऐसे बंटवारे किए गए थे। और यहाँ जो फिलिस्तीन का मामला है, फिलिस्तीन के मामले में भी जो बंटवारा किया है ना भौगोलिक दृष्टि से, वो भी कुछ ऐसा किया गया था कि वो विवाद सदैव बना रहे और विवाद बना हुआ है। आपने एक तरफ गांजा पट्टी को कर दिया, एक तरफ वेस्ट बैंक को कर दिया, अब तो चकल्लस तो मचेगी। चकल्लस मचना कोई नई बात नहीं, लेकिन उन मामलों को सुलझाने की जो भूमिका थी, जो यूएन की होना चाहिए थी, वो यूएन की भूमिका मामलों को सुलझाने की नहीं रही। दुबे जी, एक चकल्लस और चल रही है। हमारे देश का मीडिया मणिपुर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इजराइल चुटकियों में पहुंच गया है। इजराइल की खबरों में बहुत इंटरेस्टेड है। मणिपुर की एक भी खबर टीवी पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन इजराइल के लिए तो तुरंत पहुंच गया है। दिन भर रात भर इजराइल 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 ही चल रहा है। इतना इंटरेस्ट के पीछे रीजन क्या आपको लग रहा है? क्या कारण है इतना इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाने का? देखिए, कुछ वर्षों में मैंने देखा है प्रज्ञा जी, मैं आपको बताऊं कि जो जब विषय उठाए जाते हैं ना, जब महत्वपूर्ण विषय सामने आते हैं, भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि भारत की जनता को क्या जरूरत है और भारत में क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं अपनी विदेश नीति में, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर हमारे नागरिकों को किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले जब वो मुद्दे उठने लगते हैं तो उन मुद्दों से ध्यान किसी भी तरह से भटक जाता है। अब वो भटक क्यों जाता है, ये सरकार को और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को सबको मालूम है क्यों भटकाया जाता है या भटक जाता है। जो भी बातें हैं दुनिया जानती है, अब ये कुछ तो बहुत सारी पुरानी बातें हो गई, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल में हमला हुआ, भारत को इससे क्या? फिलिस्तीन और फिलिस्तीन या फिर हमास के हित जुड़े हुए हैं, भारत को इससे क्या? क्या भारत के खिलाफ कभी किसी ने जहर उगला? नहीं उगला। हमारे लिए फिलिस्तीन ने भी जहर नहीं उगला और हमारे लिए इजराइल ने भी जहर नहीं उगला। ये पाकिस्तान वाला मामला तो नहीं। अगर पाकिस्तान वाला मामला होता तो सभी लोग 2-2, 4-4 फीट ऊपर उछलने लगते। चीन वाला मामला होता तब भी शायद बातें होने लगती। से ये कहते थे कि इजराइल ने गलत किया, फिलिस्तीनियों की जमीन छीन ली, उनकी जमीन लौटानी होगी, लेकिन अब भारत जो है वो इजराइल के साइड खड़ा हो गया। इसको कैसे देख रहे हैं? 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जी 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 जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे बार-बार यही पूछ रही हूँ। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब चुनाव में बातें उठेंगी, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और अगर ये बातों को कहीं शोरगुल के बीच दबा देना है तो उसके लिए इजराइल युद्ध चल रहा है। ठीक है, उसकी चर्चा कर देते हैं। मतलब आपको क्या लगता है चुनावों में, जो अभी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के चुनाव में या फिर 2024 के चुनावों में, फिलिस्तीन और हम ये इजराइल और हमास की लड़ाई का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है क्या?
देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता इन सभी बातों में आने वाली नहीं है। जनता को सबसे पहले अपने स्थानीय मुद्दे चाहिए। अब प्रज्ञा जी, अब चीजों का असर ना बड़ा व्यापक हो गया है कि लोग केवल खबर को देखकर उसकी अपनी साइकोलॉजी नहीं बदलते हैं। अब वो महसूस करते हैं चीजों को कि उनके साथ में हो क्या रहा है धरातल पर। अगर मैं कह दूंगा कि सौरभ जी, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर आप जी हाँ, जी गौर हाँ, से देखें, गौर से ट्विटर पर देखें, बड़े बड़े नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को ऐसे ट्वीट करते हुए देखेंगे कि अगर ईश्वर न करे देश में ऐसी चीजें हो जाएंगी तो देश के कुछ गद्दार दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पूरे ट्विटर पर तो इस तरह के ट्वीट्स भरे पड़े हैं। तो भारत क्योंकि सेक्युलर देश है, तुलना भारत की किसी और देश से करना, वो भी तब जब चुनाव आने वाले, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या ये चुनाव में कुछ फायदा लेने के लिए किया जा रहा है, या इससे फायदा होगा क्या? देखिए, ये केवल चुनावी के साथ साथ मैं इसको ये कहूंगा कि ये एक इंफॉर्मेशन वार भी है। इंफॉर्मेशन वार में क्या क्या होता क्या है कि संबंधित देश दूसरे एजेंसीज के थ्रू भी इस तरह की खबरों को गढ़ते हैं, रचते हैं, बुनते हैं, और साथ साथ कुछ झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं कि उस हमले में इतने बच्चे मारे गए, उस हमले में इतनी संख्या में लोग मारे गए, हमास ने मार दिए, इजराइल ने मार दिए। लेकिन इन चीजों की पुष्टि किए बिना लोगों को इसमें नहीं फंसना चाहिए, और अब लोग फंसते भी नहीं है। इन सब चीजों का कोई खास असर होता नहीं है। लेकिन ये क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं या इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉर होते हैं, ये असरकारक होते हैं, क्योंकि धरातल पर तो वहां कोई युद्ध भूमि पर तो जाकर देखकर काउंट करके नहीं आने वाला ना कि इतने लोग मरे, इतनी बॉडी है, नहीं। वहां तो केवल एक डाटा दिया जाता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से दिया जाता है, और सभी लोग अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है वही आंकड़े और डाटा जारी करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं आपको बता रहा था अभी कुछ देर पहले कि जो जनता है ना वो नहीं आती किसी भी तरह के नैरेटिव में। मैंने ये देखा क्योंकि हाल ही में मैं एक ऐसे अस्पताल का मुआयना करने गया जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है। जब मैं मौका मुआयना करने गया तो वहां जनता बोली कि नहीं, यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब आपने जो है मेडिकल कॉलेज खोल दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा अगर उपलब्ध नहीं है तो वो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो करोड़ों की लागत से बना है वो किस काम का? तो जनता समझ लेती है। लोग परेशान होते हैं तो वो महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद में अपना निर्णय देते हैं। अब ये जो तस्वीर है ना, जो हरी हरी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाकर आप जनता का मन नहीं बदल सकते, जनता का दिल नहीं जीत सकते। आपको धरातल पर उनके लिए बहुत कुछ करना होगा। और जब हम अभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, और हम बात कर रहे हैं इजराइल की, अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मन की, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हुई ना। अब पिछले कुछ सालों के दौरान देखिए भारत के संबंधों में जो है ना कहीं बदलाव आया है, मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं। नेपाल में ओली थे जिस समय, उस समय भारत की कुछ अनबन चली। पाकिस्तान से हमारी कोई स्थिति को बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान से अनबन हमारी चलती रहती है। चीन से हमारी अनबन चली, उसके बाद बातचीत का दौर भी चला। अब कनाडा की भी बारी आ गई, फिर म्यांमार से भी कुछ स्थितियां तनावपूर्ण नहीं थी। तो हम लोगों को संबंध विदेश नीति के मामले में खास तौर से बड़ी ही फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। हमें दूसरे के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक ही भारत की विदेश नीति रही है, एक शब्द में परिभाषित की जा सकती है। हमें दूसरों के विवादों में केवल और केवल उस स्थिति तक आगे बढ़ना चाहिए कि शांति और सुलह के जरिए मामले को निपटाया जा सके, क्योंकि ये गांधी का देश है। लेकिन परिस्थिति कहां बिगड़ जाती है, जहां धर्म और राजनीति का घालमेल होता है। मैं बता रहा हूं, आज फिलिस्तीन और इजराइल की जो स्थिति है ये केवल धर्म और राजनीति के घालमेल के कारण ही है। अगर वो संस्था ना बनी होती और वहां पर धीरे धीरे करके आबादी ना बसी होती धर्म के नाम पर, उन्होंने कहा ये होली लैंड है, यहाँ पर बस जाइए, यहूदियों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद में इजराइल की स्थापना हो गई। तो अगर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट ना बना होता तो वहां यहूदी इस तरह से पहुंचे ना होते, ना ही इजराइल बना होता और ना ही ये फिलिस्तीन से विवाद होता। लेकिन ये विवाद सारा कुछ गढ़ा जाता है या खड़ा किया जाता है।
फिलिस्तीन और हमास की ये जो लड़ाई चल रही है, आपको क्या लगता है इस ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रही थी, इसका आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कैसा प्रभाव पड़ेगा? और अगर प्रभाव पड़ा तो फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? शून्य शून्य प्रभाव पड़ेगा प्रज्ञा जी। अच्छा, मैं बता रहा हूं इस बात का शून्य प्रभाव पड़ेगा। आम लोग बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है। आप सड़क पर चले जाइए, किसी ठेले वाले से पूछ लीजिए, किसी पान की दुकान वाले से पूछ लीजिए। क्योंकि भारत की राजनीति तो अधिकतर कहा जाता है कि पान की दुकान, चाय की दुकान से ही चलती है ना। तो आप पान की दुकान, चाय की दुकान या गांव में पीपल के पेड़ के नीचे लगी चौपाल में जाकर देख लीजिए। वहां अगर आपको कोई बता दे इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो बहुत बड़ी बात होगी। कई गांव तो ऐसे हैं जहां जो है नाम भी ना जानते होंगे कुछ लोग इजराइल और फिलिस्तीन का। तो इजराइल और फिलिस्तीन की चर्चा करने से क्या फायदा? उन्हें तो मतलब रहता है जब हम अपने जिले में जाएंगे तो हमारा काम होगा या नहीं होगा। और काम कोई बहुत बड़े बड़े काम बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक किसान होता है, किसान चाहता है कि उसकी जमीन का सीमांकन हो जाए वक्त पर, ताकि किसी से उसका विवाद ना हो। किसान चाहता है कि भाई उसकी फसल खराब ना हो, वक्त पर खाद मिल जाए, बीज मिल जाए और जो पूरी हो जाए। मरीज चाहता है कि जब वो अस्पताल में जाए तो उसको इलाज मिल जाए। एक आम व्यक्ति चाहता है, शहरी चाहता है कि नल से घर में उसके यहाँ पानी आ जाए। एक दूसरा व्यक्ति होगा, वो ये चाहेगा कि उसके पास में बिजली हो और बिजली 24 घंटे मिले उसे। और 24 घंटे अगर बिजली मिल रही है तो ठीक ठाक दामों पर मिले, इतनी ज्यादा दामों पर ना मिले जैसे कि मध्य प्रदेश में मिल रही है। और क्या चाहता है आम आदमी? दुर्भाग्य की बात है, चाहे मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, चाहे कांग्रेस की सरकार भी इतने साल तक रही हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सत्ता में है, और मध्य प्रदेश में कहें तो तकरीबन 20 साल होने को जा रहे हैं, 4 कार्यकाल होने को जा रहे हैं। इससे बेहतर काम तो दूसरे राज्यों में हुए हैं। अभी तक प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं लोगों को। और बिजली की बात करें तो कई दूसरे राज्यों से महंगी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दुबे जी। तो आज इस पर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल और हमास की लड़ाई में फिलिस्तीनियों का क्या होगा, और साथ ही साथ इस लड़ाई की वजह से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसका आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में या फिर 2024 के चुनावों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें फॉरेन एक्सपर्ट सौरभ दुबे जी दे रहे थे। और सारी जानकारियां आशा करते हैं आप